All right, welcome to the fourth session of Astronomy 101. So, we had discussed about our solar system, our stars, and black holes, and all the various phenomena of the universe. This is our last theory session, so I'll brief you about it. We'll just do a brief recap of what all that we did. I'll list all the points that I told you. I'll just highlight all the important points, and then after we have done a short recap of the workshop, we'll dive into the top five crazy facts of our universe मतलब part. So I have brought for you top five मतलब the I have listed five crazy facts about the universe that I think will intrigue your mind. All right, so let's start with the recap. In the first session, we discussed about our solar system. So in our solar system, we defined objects. These all the objects in our solar system and all the objects in space are called as celestial objects. The moon, all the stars, sun, planet, all these things are called as celestial objects. Then we discussed a few celestial objects which are asteroids, meteorites, comets, satellites. We discussed that asteroids are large pieces of rocks floating in space. We discussed that meteors are large pieces, small rocks that enter the Earth's atmosphere and they are burnt in it. So if a rock that enters the Earth's atmosphere, it tries to come to the Earth, but it is burnt in the atmosphere, then it's called a meteor. If that piece of rock reaches the surface of the Earth, मतलब जब वो हमारे पास आ जाता है अगर, तो फिर हम उसे मीटियोराइट बोलते हैं. और जो कुछ कुछ ऐसी रॉक्स होती है जो ऐसे पूरे सोलर सिस्टम में से एक राउंड मतलब चक्कर घुमा रही होती मतलब ऐसे रिवॉल्व कर रही होती हैं अलग अलग पाथ्स में सर्कल सन के अराउंड, जो आगे हम सोलर सिस्टम के डायग्राम में भी देखेंगे. उन रॉक्स को हम कॉमेट बोलते हैं. कॉमेट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि कॉमेट आगे से बिल्कुल ऐसे फायर बॉल की तरह लगता है और पीछे से उसकी एक ब्लू कलर की टेल जा रही होती है. ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉमेट बोलते हैं. फिर उसके बाद हमने सैटेलाइट डिस्कस करा था. सैटेलाइट्स हमने कहा था कि दो तरह की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. फिर नेचुरल सैटेलाइट होती हैं जो मैनमेड मतलब जो पहले से होती हैं, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा मून हो गया. जुपिटर के बहुत सारे मून होते हैं, सैटर्न के बहुत सारे मून होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. मार्स के दो मून हो गए, तो वो सब नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. मैनमेड सैटेलाइट्स हैं जो सैटेलाइट्स हम ऊपर स्पेस में भेजते हैं, वेदर सैटेलाइट्स, टीवी सैटेलाइट्स, इंटरनेट सैटेलाइट्स, ऑल दो सैटेलाइट्स मतलब वॉरफेयर वाले सैटेलाइट्स भी, वो सब नेचुरल मतलब मैनमेड सैटेलाइट्स में आते हैं. फिर उसके बाद हमने एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन करा था. तो पहले हम ये ब्रीफ सोलर सिस्टम का डायग्राम मतलब एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि क्या है ये डायग्राम. इसमें कि हमने क्या क्या डिस्कस करा था कि इसमें हमने ऑर्डर डिस्कस करा था कि प्लैनेट्स का ऑर्डर क्या है. सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स. फिर मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून एंड प्लूटो जो हमारा डॉर्फ प्लैनेट दिया है हमने, है ना. फिर ऐसे एस्टेरॉयड बेल्ट जो हमारी होती है उसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड सिर्फ फ्लोट कर रहे होते हैं. हम आगे जाके देखेंगे कि एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. तो हमारा पहला प्लैनेट आता है मर्क्यूरी. Mercury is the closest planet to the sun and the smallest planet in our solar system. तो ये कोई भी आपको कभी क्वेश्चन पूछ सकता है या किसी जनरल नॉलेज के पेपर में आ सकता है. जैसे हम जो क्विज कर रहे हैं उसमें भी शायद मैंने क्वेश्चन डाला हो सकता है कि जैसे कि नेम द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, नेम द रेड प्लैनेट, नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट. फिर ऐसे ऐसे करके हो सकता है. तो मर्क्यूरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? मर्क्यूरी क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन है क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर में आता है. जैसे आप फोटो में भी देख सकते हो कि सन के बहुत पास है मर्क्यूरी. आप मर्क्यूरी से अगर सन को देखोगे तो आपको सन बहुत बड़ा दिखेगा. जैसे हमारे यहाँ से सन तो एक छोटा सा ऐसे सर्कल दिखता है. मर्क्यूरी क्योंकि सन के बहुत पास है, वहां से सन सोचो कितना बड़ा दिखेगा. फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और मर्क्यूरी की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है. और मर्क्यूरी में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाती हैं क्योंकि वहां पे बहुत मतलब सन उसके बिल्कुल साथ में ही है. मतलब हम कह सकते हैं कि सन उसके बिल्कुल साथ में ही है, तो वहां पे बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाती है. और हमें मर्क्यूरी देखने में यहाँ से अर्थ से मर्क्यूरी देखने में काफी मुश्किल होती है क्योंकि मतलब मर्क्यूरी से हम मर्क्यूरी तब देखेंगे ना कि हमें सन की तरफ देखना पड़ेगा. पर मर्क्यूरी के सामने इतना सा मर्क्यूरी और इतना बड़ा सन है, तो फिर वो छोटा सा मर्क्यूरी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है. राइट. फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट डिस्कस करा था वीनस. वीनस इज द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. वीनस अर्थ का इमीडिएट नेबर है, सबसे पास होता है अर्थ के, और वो अर्थ के साइज से बराबर ही है. तो अगर आप वीनस इतना बड़ा होगा तो अर्थ उससे थोड़ी सी बड़ी है, बिल्कुल ज्यादा छोटा नहीं है वीनस अर्थ से. वीनस की भी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है? वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. वीनस के मतलब वीनस को हम इवनिंग स्टार कहते हैं. वीनस के पास कोई मून्स नहीं है मर्क्यूरी की तरह. पहला मून वाला प्लैनेट सिर्फ अर्थ होता है. वीनस के पास कोई मून्स नहीं है. और वीनस मतलब आसानी से दिख जाता है थोड़ा सा. वीनस को इवनिंग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शाम को जब सनसेट हो रहा होता है या सुबह सनराइज हो रहा होता है तो हमें वीनस वहाँ छोटा सा एक दिख जाता है स्काई में, तो इसे वीनस को इवनिंग स्टार भी कहते हैं. फिर हमारा थर्ड प्लैनेट आता है जहाँ हम रहते हैं, अर्थ.
अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ, मतलब हमें अभी और प्लैनेट्स नहीं पता जहाँ पे लाइफ होती है, अभी और कहीं भी प्लैनेट्स एलियन लाइफ नहीं मिली है हमें। अर्थ के पास एक मून होता है जिसको हमने मून ही नाम दे रखा है। अर्थ इज द लार्जेस्ट प्लैनेट अमंग द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स व्हिच आर कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स। तो हमारे जो सबसे पहले 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स या रॉकी जाइंट्स, क्योंकि हमारे जो सबसे पहले 4 प्लैनेट्स हैं वो सब रॉक से बने हैं। जैसे अगर आप अर्थ पे जमीन पे चलोगे तो आपको पत्थर दिखेंगे, मतलब पत्थर वाली जमीन पे चल रहे हो ना, पत्थर है, रॉक्स है, मिट्टी है, तो उसे हम कहते हैं रॉकी प्लैनेट। जो आखिरी के 4 प्लैनेट होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, वो सब गैस से बने होते हैं। जैसे जैसे अर्थ हमारा पत्थर, मतलब मेटल्स काफी कुछ ऐसे जमीन में हमारे पत्थर से बना है। रॉकी प्लैनेट है हमारा। जो आखिरी के 4 प्लैनेट्स होते हैं वो गैस जायंट्स होते हैं, वो गैस से बने होते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए अर्थ सबसे बड़ा है पहले 4 प्लैनेट्स में, जिनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। फोर्थ प्लैनेट और हमारा लास्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स होता है मार्स। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट, क्योंकि उसका कलर अगर आप यहाँ से देखोगे तो वो रेड हो जाता है। मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, एक का नाम होता है फोबोस और एक का नाम होता है डीमोस। जुपिटर 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 सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। मतलब जैसे जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, सेकंड लार्जेस्ट हमारा सैटर्न होता है। जुपिटर हमारे प्लैनेट में सॉरी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, और जुपिटर के 79 मून्स हैं। जुपिटर एंड फर्दर प्लैनेट्स, मतलब जुपिटर से लेकर जो प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, जैसे मैंने पहले बताया, उन्हें हम गैस जाइंट्स कहते हैं या आउटर प्लैनेट्स। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट सैटर्न है हमारा, और सैटर्न स्टैंड्स आउट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स ड्यू टू इट्स रिंग स्ट्रक्चर। सैटर्न के पास अगर आप देखोगे तो एक रिंग होती है, जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो, अगर एक सैटर्न का जो प्लैनेट है उसके आसपास एक रॉक्स, मतलब पत्थर ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहा है, एक रिंग बना रखी है उन लोगों ने। रिंग सारे प्लैनेट के पास होती है, अच्छा फैक्ट है। अगर आपने जुपिटर को देखा आपको रिंग नहीं दिख रही, असली में जुपिटर के पास में एक रिंग है, बस वो रिंग बहुत छोटी है, उसमें बहुत कम पत्थर है, तो वो हमें दिखती नहीं है ज्यादा। सैटर्न के आगे जो रिंग है वो बहुत डेंस है, उसमें बहुत सारा सामान है, तो हमें वो सैटर्न के आगे रिंग दिखती है। ऑलराइट, फिर सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स हमारे प्लैनेट में, जुपिटर के पास 79 थे, सैटर्न के पास 82 मून्स है। तो अगर किसी ने पूछा तो आपको बताना सैटर्न के पास कितने मून्स है, 82 मून्स है। सैटर्न की हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि अगर आप एक बहुत बड़ा कोई पानी का टब लेते हो तो सैटर्न उसमें फ्लोट करेगा। और सोचो सैटर्न इतना भारी प्लैनेट होगा, वो फिर भी उस टब पे फ्लोट करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि डेंसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो सैटर्न की काफी कम होती है। जैसे कि आप कभी कोई बड़ा सा लॉग, जो हॉलो वुड होती है, खोखला वुड होता है, अगर आप उसे पानी पे रखोगे तो फ्लोट कर जाता है, जिससे राफ्ट वगैरह बनाते हैं। बोट भी जैसे इतनी भारी होती है फ्लोट कर जाती है, तो थोड़ा अलग प्रिंसिपल होता है थोड़ा सा। पर सैटर्न इतना भारी है वो फिर भी पानी पे फ्लोट कर जाएगा। सैटर्न के बाद अगला प्लैनेट होता है यूरेनस। यूरेनस इज द प्लैनेट विद द मोस्ट टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था कि जैसे अर्थ ऐसे है और अर्थ का एक एक्सिस ऐसे जा रहा होता है ऊपर, अर्थ अगर ऐसे सर्कल हो गया फुटबॉल, तो अर्थ का ऐसे ऊपर एक्सिस जा रहा होता है, जिसके अबाउट अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है अपने आप में, जिससे हमें दिन और रात पता चलता है, रोटेशन कहते हैं उसे हम, है ना। तो यूरेनस का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा ऐसे है, तो यूरेनस ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसका एक्सिस ये रहा। अर्थ ऐसे घूम रही थी, यूरेनस का एक्सिस ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री से टिल्ट हो गया, और यूरेनस ऐसे ऐसे घूमता है। तो यूरेनस इज अ टिल्टेड प्लैनेट। और जैसे फोटो में भी लगा रखा है, थोड़ा सा मीम टाइप फोटो है, आई एम साइडवेज करके। तो the last and the coldest planet in our solar system is called as Neptune. Neptune is mainly composed of gas and is blue in color. Alright, फिर इससे हमारे सारे प्लैनेट्स खत्म हो गए थे। फिर हमने एक डिस्कस करा था प्लूटो। तो ऐसे 2004-2006 के करीब से पहले प्लूटो प्लूटो को हम एक प्लैनेट कहते थे। तो हमारे पास उस टाइम पे 9 प्लैनेट्स थे। राइट, कि प्लूटो, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लूटो एक प्लैनेट के हिसाब से बहुत छोटा है। प्लूटो एक, उन्होंने कहा कि अब प्लैनेट्स बहुत बड़े होते हैं पर प्लूटो हमारे को बहुत छोटा लग रहा है, तो हम उसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाएंगे, ड्वार्फ प्लैनेट। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमारे पास प्लैनेट्स 80 रहने चाहिए और प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगराइज कर देंगे, है ना। तो फिर उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट हमने कहा था मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स होते हैं, जैसे स्पेस में घूम रहे हैं। हमने एक एस्ट्रॉयड डिस्कस करा था, स्पेशल एस्ट्रॉयड, जिसका नाम होता है 16 साइकी का। हमने कहा था कि बहुत अमीरों वाला एस्ट्रॉयड है, उसके पास जो वैल्यू होगी अर्थ पे, उसमें 7 और उसके आगे 20 जीरोस डॉलर्स होंगे। मतलब सोचो 7 और उसके आगे आप 20 जीरो लिख लो, इतना ज्यादा पैसा होगा। अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतने जीरोस होंगे उस, मतलब क्या कहते हैं, अभी कितना, अब मैं इसको करोड़ वगैरह में कन्वर्ट करने बैठूंगा तो मतलब पूरा सेशन वही निकल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए वो इतना, मतलब इतना ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा मतलब रिच एस्ट्रॉयड है वो, क्योंकि वहां पे आयरन और गोल्ड बहुत ज्यादा है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर।
तो वो अगर आप अर्थ पे बेचोगे तो इतना बहुत महंगा बिकेगा और आप काफी अमीर हो जाओगे, पर वो लाना बहुत मुश्किल है। वो एक 21 किलोमीटर का बड़ा सा एस्ट्रॉयड है जिसको आप ऐसे ही स्पेस में पकड़ के नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल होता है। फिर हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जैसे हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा वीनस हो गया, इसके सबसे ज्यादा मून्स हैं, चार प्लैनेट्स फर्स्ट कौन से होते हैं, मीटियोर अगर अर्थ पे आ गया तो हम उसे क्या कहते हैं, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ मून्स, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, हाउ मेनी मून्स डज मर्क्यूरी हैव, जो अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक ट्रिक थी कि मर्क्यूरी के पास कोई मून नहीं होता, मैंने ट्रिक क्वेश्चन डाला था। फिर उसके बाद राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, जो मेरे को हरमन ने अच्छे से बता दिया था। राइट, फिर उसके बाद हमने ऐसे थोड़े से ब्रीफ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जैसे हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स, और मतलब ये इंटरैक्टिव क्वेश्चंस थे बस देखने के लिए कि मतलब आप लोगों का माइंड स्टिमुलेट करने के लिए कि हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स, हाउ बिग इज द यूनिवर्स, मतलब कितनी गैलेक्सीज है यूनिवर्स में, कि आप थोड़ा इमेजिन करके मेरे को बता पाओ कि आप क्या सोचते हो कि यूनिवर्स कैसा है, और मैं आपके दिमाग में थोड़ी सी यूनिवर्स की एक पिक्चर बना सकूं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स। फिर हमने डिस्कस करा था कि हाउ द यूनिवर्स विल एंड, तो मैंने कहा था कि ये तो साइंस फिक्शन होगा, ये तो जैसा आप बोलोगे वैसा कुछ भी हो सकता है। राइट, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट सेशन में द यूनिवर्स बियॉन्ड अस में डिस्कस करा थी चीजें। तो आई एम सॉरी, या सॉरी फॉर दैट, विल कंटिन्यू। तो हमने सेकंड सेशन में डिस्कस करा था द यूनिवर्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। फिर उसमें हमने क्या करा था कि जैसे द यूनिवर्स एंड जो यूनिवर्स क्या है, हम यूनिवर्स किस चीज को कहते हैं, तो यूनिवर्स वो है ऑल द कंटेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो भी हमारे स्पेस में सब कुछ है, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, उससे बड़े प्लैनेट्स, उससे बड़े स्टार्स, गैलेक्सीज, नेब्यूलाज, जितने भी ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, सब सब मिला के जो सब एक जगह पे हैं, वो सबको मिला के एक यूनिवर्स कहते हैं, है ना। फिर हमने गैलेक्सी डिस्कस करा था, क्या होता है गैलेक्सी, इज अ कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड स्टार्स। एक फोटो भी आपके सामने है कि इसमें जैसे गैस डस्ट फ्लोट कर रही है, इसमें बहुत सारे मतलब बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो इस फोटो में इतने छोटे छोटे डॉट्स लग रहे हैं। तो एक गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है। ये जो आप सामने गैलेक्सी देख रहे हो, ये मिल्की वे की फोटो है, अगर आप इसको देखोगे तो ये गैलेक्सी 1 मिलियन, सॉरी 1 लाख लाइट ईयर्स वाइड है। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड जो बहुत ज्यादा होती है, 3 के आगे 10 जीरो 8 जीरो लगा दो, उतना मीटर्स पर सेकंड लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करोगे, तो आपको 1 लाख साल लग जाएंगे सिर्फ इस गैलेक्सी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, है ना। तो फिर इसे गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सीज भी बहुत बड़ी होती हैं, पर हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसमें ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, है ना। मिल्की वे की नेक्स्ट नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम हमने कहा था एंड्रोमेडा गैलेक्सी होता है। एनोटेट मत करो, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने डिसेबल नहीं करा। सेकंड, ऑलराइट, आई थिंक अब ठीक है। राइट, सो वी वर डिस्कसिंग गैलेक्सीज, या तो हमने कहा था कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी नेबर गैलेक्सी होती है, एंड वो गैलेक्सी एक्चुअली हमसे कोलाइड करने वाली है काफी थोड़े से बिलियन ईयर्स में। जब वो कोलिजन होगा, मैंने बताया था ज्यादा ऐसा कुछ खास कोलिजन होगा नहीं, थोड़े बहुत स्टार्स एक्सप्लोड करेंगे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया। हमने कहा था कि साइंटिस्ट प्रपोज अ मॉडल कॉल्ड एज द बिग बैंग। द बिग बैंग में हमने डिस्कस करा था कि क्या हुआ था कि एक छोटे से पॉइंट से हमारा पूरा यूनिवर्स बढ़ा था। हमने एक एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन पर डिस्कशन करा था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि बिग बैंग क्या है। बिग बैंग में होता है कि या बिग बैंग में हमने कहा था कि क्या होता है कि शुरुआत में सिर्फ एक पॉइंट था जहाँ पे बहुत सारा मास, जितना भी हमारे यूनिवर्स का सारा मास है, वो सिर्फ एक छोटे से बहुत छोटे पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड था। तो एकदम से वो पॉइंट इतने सारे मास की वजह से ऐसे एक्सप्लोड करा, और उससे हमारा यूनिवर्स बढ़ा। तो जैसे ही वो एक्सप्लोड करा, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा ऐसे यूनिवर्स होते गया होते गया होते गया। फिर एक पॉइंट पे आके यूनिवर्स थोड़ा सा मतलब एक्सपैंड करना कम कर दिया। अब उसकी एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर रही है। राइट, तो हमें पता नहीं है एक्सेलरेशन क्यों होती है, कैसे होती है। हम जब आगे साइंटिफिक डिस्कवरीज बढ़ेंगी हमारी, तो हमें इस एक्सपेंशन के बारे में और भी पता चलेगा कि ये एक्सपेंशन हो क्यों रही है, यूनिवर्स को खींच कौन रहा है। कि अपने आप तो यूनिवर्स ऐसे ये नहीं कि बस अब मूव करा हमने एक्सपैंड कर दिए, ऐसा नहीं ना। वो यूनिवर्स को कोई एक फोर्स लगा रही होगी जिससे कि यूनिवर्स ऐसे बड़ा हो रहा होगा।
तो वो फोर्स क्या है अभी साइंटिस्ट को कोई आइडिया नहीं, हम उसे डार्क एनर्जी बोलते हैं। इसके बारे में और साइंटिफिक डिस्कवरीज होंगी तो हमें पता चलेगा। इसलिए एस्ट्रोनॉमी इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप कभी कुछ भी डिस्कवर कर सकते हो। इतनी सारी चीजें हमें पता नहीं है। हमें ब्लैक होल्स की मिस्ट्री नहीं पता कि ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है, ब्लैक होल में आप चले गए तो क्या होता है, और हमें ब्लैक होल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग अभी पूरी से पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि यूनिवर्स एक्सपैंड क्यों कर रहा है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है तो उसको कोई मतलब उसको एक्सपैंड कराने के लिए काफी बड़ी फोर्स चाहिए होगी कि यूनिवर्स ऐसे है और वो अपने आप बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे कोई मिस्टीरियस मैजिकल सी फोर्स है जो हमें पता नहीं है कि कैसे एक्सपैंड करा रही है। तो यूनिवर्स में भी आप कुछ भी ढूंढ सकते हो कि आप कैसे एक्सपेंशन हो रही है, कैसे सब कुछ चीजें हो रही है ना। फिर उसके बाद हमने कहा था स्टार्स। स्टार्स होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जैसे हमारा सन, तो उसे हम स्टार्स कहते हैं। aside from our sun the dots in the sky we see are stars। जैसे कि सामने आपके फोटो है, इसमें वो सारे छोटे छोटे ब्राइट डॉट्स, वो हमें जो छोटे दिख रहे हैं वो असल में बहुत बड़े हैं। सोचो सन जितने बड़े, सन से भी बड़े बड़े डॉट्स हैं वो हम उन्हें स्टार्स कहते हैं। फिर हमने कहा था कि स्टार्स आर फॉर्म्ड बाय ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट स्प्रेड अक्रॉस द वास्ट यूनिवर्स। उन गैस एंड डस्ट वाले क्लाउड्स को हम नेबुला कहते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर डिफरेंट स्टार्स हैव डिफरेंट मासेस, हमने बहुत अच्छा डिस्कशन करा था इस पे कि जितना स्टार्स ब्लू होता है उतना ज्यादा वो हॉट होता है, और जितना ज्यादा वो हॉट होता है उतनी जल्दी जल्दी वो अपना फ्यूल खत्म करता है। जितनी जल्दी जल्दी वो अपना फ्यूल खत्म करता है उतनी जल्दी जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। तो जितना स्टार ब्लू होगा उतना ज्यादा वो स्टार बड़ा होगा, उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा। तो ब्लू का मतलब ज्यादा 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 है। यस हरमन, इज देयर एनी डाउट? No, sir. ऑल राइट, आई थॉट योर माइक वाज अनम्यूटेड सो यू हैड एनी डाउट्स। अच्छा, हम कह रहे थे फिर उसका जितना स्टार रेड वाली तरफ होगा उतना वो छोटा होगा, उतना वो थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली ठंडा होगा, मतलब ठंडा तो कह नहीं सकते, बाकियों से ठंडा होगा। और वो बहुत लंबी लंबी लाइफ टाइम जिएगा। पर बड़े बड़े स्टार्स बहुत जल्दी मर जाते हैं कंपैरेटिवली, कुछ मिलियन ईयर्स में मर जाते हैं। जो छोटे वाले स्टार्स होते हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जीते हैं। अरे तो फिर उसके बाद हमने कहा था कि ये क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं क्या जो स्टार बना रहे हैं, इनका नाम होता है नेबुला। नेबुला आर स्टार नर्सरीज, जहाँ पे स्टार्स का बर्थ होता है। और कितनी ब्यूटीफुल बात है कि ये नेबुला स्टार्स की डेथ से ही बनते हैं। जो स्टार्स डेड हो जाते हैं, जैसे हमने कहा सन डेथ, सन की डेथ हो जाती है तो वो ऐसे अपना सारा मैटर रिजेक्ट कर देता है। जैसे जब बहुत सारे स्टार्स मतलब उनकी डेथ हो जाती है तो वो सारा एक नेबुला बना लेता है बहुत बड़ा सा। तो जिस जैसे जो स्टार्स मर रहे हैं वो बन के नेबुला बना रहे हैं, उन नेबुला से नए नए स्टार्स बन रहे हैं। तो इससे इसलिए नेबुला एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट होता है। हमने कहा था कि ये नेबुला की फोटोज है, इसमें छोटे छोटे स्टार्स आपको ब्राइट रेड से बनते हैं दिख भी रहे होंगे। फिर उसके बाद हमने डेथ ऑफ अ स्टार डिस्कस करा था, जिसकी दो पॉसिबिलिटी थी। एक थी कि स्टार्स दैट आर द साइज ऑफ आवर सन, छोटे स्टार्स कंपैरेटिवली और सन के जितने। और दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि सन से बहुत बड़े बड़े स्टार्स। जो सन से छोटे स्टार्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस फ्यूजन से चलता है, मतलब दोनों में चलता है न्यूक्लियस फ्यूजन से। तो जब वो फ्यूल होता है, जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रेड जाइंट बन जाता है। फिर वो अपना सारा मैटर ऐसे इजेक्ट कर देता है। हम छोटा सा रिकैप ही कर रहे हैं अब। तो वो सारा मैटर अपना ऐसे इजेक्ट कर देता है और फिर वो एक रेड मतलब नेबुला बना लेता है ना। हमने फिर ये लास्ट सेशन में ये डिस्कस करा कि जो बहुत बड़े स्टार्स होते हैं उनके साथ क्या होता है। स्टार्स मच मोर मैसिव देन द सन, उनके साथ क्या होता है कि जब वो फ्यूल होता है ना तो वो फ्यूल प्रेशर से ना और बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है। और जैसे ही वो फ्यूल खत्म होता है, एक्चुअली ये मैंने ये डिपिक्शन भी दिखाई थी आपको, ये डिपिक्शन दिखाई थी मैंने कि अगर आप इसमें देखोगे, ये जो फोटो है, ये फोटो हमें बता रही है कि एक फोर्स अंदर से लग रहा है जो स्टार को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। जो अंदर से फ्यूल चल रहा है वो स्टार को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। एक फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है जो स्टार को अपने अंदर ही खींच रहा है। तो वो दो फोर्स लग रहे हैं, वो दो फोर्स हार्मनी में है और स्टार जिंदा रहता है। जैसे ही जब वो फ्यूल खत्म हो गया स्टार का अंदर वाला, तो जो अंदर वाला प्रेशर वाला फोर्स है वो ऐसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अंदर से बिल्कुल फोर्स ही नहीं है, फिर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है जो स्टार को अपने अंदर खींच रहा है। तो क्योंकि वो स्टार बहुत बड़े होते हैं, जैसे हमने कहा स्टार्स मच मोर मैसिव देन द सन, तो क्योंकि वो स्टार्स बहुत बड़े होते हैं उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। तो वो स्टार एकदम से अपने अंदर ऐसे कोलाइड कर जाता है, अपने अंदर ही ऐसे वो चले जाता, अपने अंदर ही ऐसे क्या कहते हैं, इम्प्लोड कर जाता है। इम्प्लोड इज द राइट वर्ड। तो ऐसे स्टार आता है, बड़ा सा स्टार होता है, अंदर वाला फोर्स जैसे ही गया वो इतनी तेज आता है, मतलब सोचो लाइट की स्पीड से ऐसे मतलब 1/4 द स्पीड ऑफ लाइट, इतनी तेज आता है वो और अपने अंदर ही कोलाइड कर जाता है और एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। उस एक्सप्लोजन को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। हमने ये भी डिस्कस करा था। तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, मतलब इतना बड़ा एक्सप्लोजन कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब जो हमारे न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स होते हैं वो ऐसे मतलब पटाखे भी नहीं, मतलब पटाखे लगेंगे आपको उसके सामने, एक्सप्लोजन के सामने। वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि पूरी पूरी गैलेक्सीज छुप जाती हैं उस एक्सप्लोजन के सामने जब एक स्टार की डेथ होती है। तो उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी सी डिपिक्शंस है, थोड़ा सा मतलब समरी टाइप्स है कि स्टार की डेथ कैसे होती है। ये मैं आपको तब दे दूंगा जब मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, मतलब जब वर्कशॉप के बाद आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे।
जस्ट सेकंड, ये नोट्स में फिर लाइंस आ जाएंगी इसलिए इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये डेथ ऑफ द स्टार था, और ये समरी आपके पास आ जाएगी। तो ब्लैक होल स्टार्ट करने से पहले, सॉरी जस्ट सेकंड, या ब्लैक होल्स का रिकैप करने से पहले मैं थोड़ा सा पॉज देना चाहूंगा। और हरमन नंदिका, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टेल मी, मतलब कोई भी चीज आपको दोबारा मेरे से समझनी हो, या कोई आपको पार्ट समझ में ना आया हो, या कुछ आपको मेरे से शेयर करना हो, तो आप बता सकते हो। फिर अगर कुछ नहीं है तो फिर हम ब्लैक होल्स पे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, और फिर हमें आज का सेशन डिस्कस करना है। हरमन एंड नंदिका, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल मी और आस्क मी? No, sir. ऑलराइट, हरमन, डू यू हैव एनी डाउट्स? No, sir. All right, great, great, great. So I think everything's going smooth right now. So yeah, black holes. हमने ब्लैक होल्स डिस्कस करा था, क्या होता है। ब्लैक होल्स आर रीजन ऑफ स्पेस टाइम जहाँ पे डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी होता है कि कितना ज्यादा वेट, कितनी ज्यादा चीजें एक जगह पे फिक्स्ड है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने एक डब्बे में से बहुत सारा लेके ऐसे बहुत सारा सामान डाल दिया, तो उस डब्बे की डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उस छोटे से डब्बे में बहुत सारा सामान आ गया। अगर मैं बोलूं कि वो डब्बा खाली है, तो उस डब्बे में कुछ नहीं है, मतलब उस डब्बे की डेंसिटी बहुत कम है, तो वह उस चीज को हम डेंसिटी कहते हैं। तो हमने कहा था कि ब्लैक होल क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। कि अगर आप जैसे समझो कि अगर आपको अर्थ से एक ब्लैक होल बनाना हो, तो जो अर्थ का सारा मास है, हम सब लोग, हमारे मतलब सब कुछ, हम सब लोग, जो बिल्डिंग्स है, मतलब जो पहाड़ है, वो सब एक छोटे से पीनट साइज में फिट आ जाएंगे। सोचो इतने बड़े बड़े पहाड़, हम सब, एक पूरी अर्थ सिर्फ एक इतने से पीनट में फिट आ जाएगी। इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आप एक तरह से समझना चाहें। हमने कहा था कि ब्लैक होल्स अभी इतने ज्यादा वियर्ड होते हैं कि अभी तक साइंटिस्ट को भी ढंग से समझ में नहीं आया। साइंटिस्ट ब्लैक होल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स एंड सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स छोटे वाले होते हैं, जो 10 टाइम्स से लेकर 100 टाइम्स द मास ऑफ द सन तक होते हैं। इंटरमीडिएट 100 टाइम्स से 1 मिलियन टाइम्स तक होते हैं। और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो 1 मिलियन सन से भी ज्यादा भारी होते हैं, उन्हें हम सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं। ये नोटिस किया गया है कि हर सुपर मैसिव, मतलब हर बड़ी गैलेक्सी, जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं, उनके सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। जो हमारी बहुत बड़ी सी गैलेक्सी है, उसके सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल देखा जाता है हमेशा। तो ये हमेशा ज्यादातर जगह नोटिस किया गया है। तो ऐसे हमारी वाली जो मिल्की वे गैलेक्सी, वो बड़ी गैलेक्सी की कैटेगरी में आती है। तो उनके हमारे सेंटर पे एक 4 मिलियन सन जितना बड़ा ब्लैक होल है, जिसका नाम है सैजिटेरियस। हमने ये उसके बाद डिस्कस करा था कि ब्लैक होल्स की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, कि वो एक्चुअली मतलब ब्लैक नहीं होते, वो इनविजिबल होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो सर्कल नहीं, स्फीयर होते हैं। क्योंकि हम एक प्लेन पे बना रहे हो तो हम उन्हें एक स्फीयर कहते हैं। वरना ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टी है कि वो एक स्फीयर होते हैं। क्योंकि अगर आप एक फुटबॉल, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, फुटबॉल को आप ऊपर से देखोगे तो वो एक सर्कल दिखता है, पर असली में फुटबॉल एक स्फीयर है। क्योंकि हम ब्लैक होल का डायग्राम एक छोटे से पेपर पे बना रहे हैं। पेपर पर 2 ही डायमेंशन है, कि हम ऐसे ही डायग्राम बना सकते हैं, उसमें 3D कुछ नहीं बना सकते। पर क्योंकि हमारे असली यूनिवर्स, असली जिंदगी हमारी में 3D चलता है, 3 स्पेशल डायमेंशन होते हैं, तो इसलिए हम उसे स्फीयर बनाते हैं। हमने उस लास्ट चीज ये डिस्कस करी थी ब्लैक होल्स के बाद कि थ्योरी में, कि ब्लैक होल्स के साथ मतलब ब्लैक होल्स की एज बहुत ज्यादा होती है। ब्लैक होल्स आर प्रैक्टिकली इमॉर्टल। प्रैक्टिकली ब्लैक होल्स इमॉर्टल है, शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। राइट, तो ब्लैक होल्स प्रैक्टिकली इमॉर्टल होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा है, 10 टू द पावर 100 ईयर्स। मतलब एक 1 और उसके आगे ऐसे 100 जीरोस अगर आप लगाओगे तो आपको ब्लैक होल की एज मिलेगी। तो 1 के आगे 100 जीरोस, कितना बड़ा एक नंबर होगा, हम कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा टाइम है ये। तो ब्लैक होल्स इसलिए प्रैक्टिकली इमॉर्टली होते हैं। हमने 2-3 सिमुलेशन देखे थे जिनसे हमें समझ में आया कि ब्लैक होल कैसे होते हैं, ब्लैक होल के आसपास कैसा होता है ना। फिर उसके बाद हमने एक बहुत अच्छी डिस्कशन करी थी, जहाँ पे हमने कहा था कि ब्लैक होल के अगर आप अंदर चले गए तो क्या होगा। हमने कहा था कि जब आप ब्लैक होल के पास जा रहे होगे, तब आपके पास एक स्पैगेटिफिकेशन नाम का फिनोमेना होगा। जो मैंने कहा था कि आप सही में, मतलब क्वाइट लिटरली आप नूडल्स बन जाओगे। ये ब्लैक होल आपको इतना ज्यादा खींचेगा कि आपकी नूडल मैगी बन जाएगी। तो फिर ये स्पैगेटिफिकेशन फिनोमेना होता है, वेल डिफाइंड साइंटिफिक टर्म है। ऐसा नहीं है कि मैं सही में बता रहा हूँ कि स्पैगेटी बन जाओगे, वो एक साइंटिस्ट ने डिफाइन कर रखा है कि स्पैगेटिफिकेशन होता है।
फिर उसके बाद हमने एक अच्छा डिस्कशन करा था, इसमें हमने डिस्कस करा था कि अगर हम ब्लैक होल में चले गए तो क्या होगा। जैसे नंदिका ने हमें काफी अच्छे अच्छे वो बताए थे, इंटरेस्टिंग मतलब पॉसिबिलिटीज बताई थी कि वर्म होल हो सकता है, व्हाइट होल हो सकता है, हम पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं, काफी इंट्रिगिंग पॉसिबिलिटीज बताई थी। तो फिर उसमें हमने काफी अच्छा डिस्कशन करा था कि आपके साथ क्या होगा, आप किसी पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओगे या फिर आप अपने ही यूनिवर्स में किसी और जगह चले जाओगे, जैसे वर्म होल हो गया, जैसे या फिर आप किसी व्हाइट होल से बाहर आ जाओगे, तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, सब कुछ अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है। साइंस इतनी प्रोग्रेस नहीं करी है कि अभी हम ब्लैक होल्स के अंदर का बता सकेंगे क्या होगा। तो इसके साथ हमारा रिकैप थोड़ा खत्म होता है, तो हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है क्रेजी फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्स। सबसे पहला क्रेजी फैक्ट अबाउट द यूनिवर्स है द डायमंड स्टार। साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्टार ढूंढा, जैसे हमने एक एस्ट्रॉइड देखा था, वो बहुत महंगा वाला एस्ट्रॉइड था, जिसके मतलब गोल्ड वगैरह से बना है ना, गोल्ड का एस्ट्रॉइड है, उसमें आयरन है, तो वो बहुत महंगा एस्ट्रॉइड था। साइंटिस्ट ने उसके बाद एक स्टार ढूंढा, और वो स्टार सिर्फ डायमंड से बना है। तो वो इतना बड़ा स्टार, जितना बड़ा डायमंड, तो मतलब सन जितना बड़ा स्टार नहीं होगा वो, सन से थोड़ा छोटा स्टार होगा। जैसे अगर आप ये देखना चाहो, ये फोटो है, अर्थ से थोड़ा छोटा स्टार होगा वो, और वो पूरा एक बड़ा स्टार डायमंड है, सिर्फ डायमंड से बना है वो। तो इतना बड़ा डायमंड स्पेस में ऐसे ही घूम रहा है बस, किसी के मतलब, सोच के देखो, हम जो डायमंड दिखते हैं वो रिंग पे इतना छोटा छोटा सा डायमंड होता है, और वो इतने महंगे बिकते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है वो भी इतना सा ही है, मतलब इतना बड़ा ही होगा मेरे को लग रहा है, 530 कैरेट्स है वो, इतना ही बड़ा होगा। तो सोचो, तो एक पूरा इतना स्टार, इतना बड़ा डायमंड, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो। सेकेंड क्रेजी फैक्ट अबाउट द यूनिवर्स इज कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। कॉस्मिक स्ट्रिंग सुनने में ऐसा बहुत साइंटिफिक टर्म लग रहा है, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब उसे समझने के लिए काफी साइंस चाहिए, पर मैं आपको बेसिक थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। कॉस्मिक स्ट्रिंग के लिए एक सेकेंड, कॉस्मिक स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप्स ले लिया है ना। तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस को अगर आप एक स्ट्रिंग की तरह समझना चाहो, स्पेस टाइम एक चीज होती है, तो इसको आप इसको समझ लो कि ये टाइम की स्ट्रिंग है ना। आपका ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर हो गया आपका, और फिर अगर आप पीछे वापस आओ तो पास्ट हो जाता है, कि ये जो आपका लाइफ है मैंने एक स्ट्रिंग पे बना दिया है। कॉस्मिक स्ट्रिंग क्या होता है, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स या फिर ब्लैक होल के आसपास जब बहुत ज्यादा रोटेशन हो जाता है, तो ये ना जो स्ट्रिंग होती है वो ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे एक ऐसे लूप बना देती है। समझो, मैंने इसके दोनों एंड ज्वाइन कर दिया, एक सर्कल सा बना दिया है ना, ये स्ट्रिंग बन के ऐसे एक लूप बन गई, है ना। तो अब क्या होगा कि देखो, मैंने स्ट्रिंग को डिफाइन करा था कि आपका टाइम है, ये आपका मतलब ये आपका हो गया प्रेजेंट। आप स्ट्रिंग में ट्रैवल करोगे, अगर अगर आप इसमें ट्रैवल करोगे तो आप यहाँ आ गए फ्यूचर में। अगर आप थोड़ा सा और ट्रैवल करोगे तो आप घूम के आ गए अपने पास्ट में। समझ रहे हो, मतलब इतना समझने के लिए है नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कॉस्मिक स्ट्रिंग असली में क्या है। आप अपने प्रेजेंट से शुरू हुए, आप स्ट्रिंग में आगे 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 ट्रैवल करे। इसको एक मिनट, मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ बेटर। अरे, तो मैं क्या कह रहा था, जैसे ये स्ट्रिंग है, ये एक मैंने सर्कल बना दिया अपनी उंगली से पकड़ के, है ना, ये सर्कल है, तो मैंने कहा कि ये आपका प्रेजेंट है। आप प्रेजेंट पे आगे आगे ट्रैवल करें, आगे बढ़े, प्रेजेंट से आगे बढ़ के हमेशा हमारा फ्यूचर आता है कि हम फ्यूचर में क्या होगा, आप फ्यूचर में पहुंचे। फिर इसमें ये भी पॉसिबल है कि जब आप और ट्रैवल करोगे पीछे, आप एक सर्कल में वापस घूम के पीछे आ गए। अब प्रेजेंट से पीछे क्या होगा, पास्ट। आप अपने पास्ट में आ गए, तो इसको हम टाइम ट्रैवल टू द पास्ट कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक बहुत मतलब वियर्ड सा फिनोमेना होता है कि उनके बनने के लिए हमें बहुत एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होती हैं, है ना। जैसे अगर मैं एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग वापस स्टार्ट कर देता हूँ। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक बहुत वियर्ड फिनोमेना होता है, उसको बनने के लिए बहुत एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी चाहिए होती है, जैसे ब्लैक होल के आसपास की पॉसिबल मतलब ऐसी एक कंडीशंस बन पाती हैं रोटेटिंग ब्लैक होल्स के आसपास, कि यूनिवर्स बहुत ज्यादा रोटेट करना चाहिए। तो रोटेट करने से थोड़ा स्पेस टाइम कर्व हो जाता है, वो आप आगे जाके समझोगे, अभी थोड़ा समझना मुश्किल है। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी है न्यूट्रॉन। थर्ड क्रेजी फैक्ट होता है न्यूट्रॉन स्टार। हमने कहा था कि जब स्टार की डेथ होती है, दो पॉसिबिलिटी होती है, एक कि वो ब्लैक होल बन जाए, और एक यहाँ तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, जब बहुत बड़े स्टार्स में होते हैं। तो अगर वो ज्यादा बड़ा नहीं होता स्टार, मतलब बहुत बड़ा है पर उतना बड़ा नहीं है कि ब्लैक होल बन जाए, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बना देता है। न्यूट्रॉन स्टार भी कम अजीब नहीं है, न्यूट्रॉन स्टार भी बहुत अजीब होते हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार का क्या मतलब है, कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ न्यूट्रॉन स्टार कितने अजीब है, तो आप सोचो, हमारी अर्थ है, और अर्थ पे कितने 7 बिलियन के करीब, 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। तो कितने सारे लोग हैं कि आपके घर में लोग हैं, आपके देश में सारी कंट्रीज मिला के 7 बिलियन, मतलब 700 करोड़ लोग हैं। अगर आप उन 700 करोड़ लोगों का जो भी वेट है, वो इतने से मतलब वो 700 करोड़ लोगों का वेट एक न्यूट्रॉन स्टार में एक इतने से क्यूब में फिट आ जाएगा। इतना सा क्यूब होगा, जो चीनी का क्यूब होता है, शुगर क्यूब जिसे कहते हैं,
उस इतने से क्यूब में 700 करोड़ लोगों का वेट फिट आ जाएगा, इतने ज्यादा डेंस होते हैं न्यूट्रॉन स्टार। तो अब क्योंकि तो इसका ये समझ में आता है कि न्यूट्रॉन स्टार बहुत भारी होते होंगे, तो फिर हमने कहा कि जैसे आप समझो कि हाँ, तो वो थोड़ा न्यूट्रॉन स्टार थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो जो न्यूट्रॉन से बने होते हैं, आपको पता नहीं होगा अभी न्यूट्रॉन्स क्या है, थोड़ा उसके लिए केमिस्ट्री आगे जाके आपको पढ़नी पड़ेगी। तो न्यूट्रॉन स्टार्स में बहुत सारा वेट बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटे से जगह में फिट आ जाता है। इससे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि थॉर का हैमर, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने अवेंजर्स देखी होगी, अवेंजर्स की सीरीज, अवेंजर्स कार्टून वगैरह भी आता है। अवेंजर्स की मतलब एक पूरी सीरीज है जिसमें 4 मूवीज है एंड गेम तक। तो उसमें आपको फिक्शनल कैरेक्टर पता होगा, थॉर, है ना। थॉर्स के पास एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो होता है वेपन, कैरेक्टरिस्टिक वेपन उसका हैमर होता है, जो अब उसके पास एक और भी आ था एंड गेम में। तो उसका शुरुआत वाला कैरेक्टरिस्टिक वेपन म्योनीर, म्योनीर नाम है उसका, वो हैमर होता है। जैसे इसमें फोटो भी बना रहा है, फोटो भी आ रखी है। तो अगर मेरे को इसको जस्टिफाई करना है कि उस मूवी में क्या होता है कि जो थॉर का हैमर होता है वो थॉर के सिवा और कोई पूरे यूनिवर्स में उठा नहीं सकता। मतलब उसके वो उठा सकते हैं, उसके फादर उठा सकते हैं, मतलब पर बाकी जो लोग जिंदा थे वो उनमें से कोई भी थॉर का हैमर नहीं उठा सकता। तो मूवी में वो कहते हैं कि एक मिस्ट्री है कि थॉर का हैमर कोई क्यों नहीं उठा सकता, है ना। तो अगर मैं इस मिस्ट्री को न्यूट्रॉन स्टार से सॉल्व करने की कोशिश करूं, कि मैं बोल दूं कि थॉर का हैमर जो न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल से बना है, इसलिए वो बहुत भारी है और इसलिए लोग उठा नहीं सकते। तो एक अच्छा एक्सप्लेनेशन लग रहा है मूवी के लिए, है ना, सिर्फ हम फिक्शन में एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, तो एक अच्छा एक एक्सप्लेनेशन लग रहा है। पर इसके साथ एक दिक्कत है, न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है कि न्यूट्रॉन स्टार इतना अजीब इसलिए होता है क्योंकि वो सारा एक बहुत सारे प्रेशर में, तो अगर आपने एक चीज में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, तो उससे बहुत छोटी होती रहती है। न्यूट्रॉन स्टार में ही वही होता है, जब जब वो मटेरियल स्टार के पास है तो वो बहुत प्रेशर में, वो दब रहा है, दब रहा है, दब रहा है, और वो इतना अजीब सा बन गया मैटर। जैसे ही आपने उसको न्यूट्रॉन स्टार से हटा दिया, उसके ऊपर जो ऐसे फोर्स लग रहा था, जो उसको धक्का मार रहा था अंदर की तरफ, वो वाला फोर्स ही हट गया। तो अब वो जो इतना ज्यादा प्रेशर वाला चीज था वो कैसे खुल जाएगी एकदम से। जब वो ऐसे छोटी सी चीज खुल जाती है ना, तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। मतलब समझो जो सन हमारी एनर्जी एमिट कर रहा है, इतनी सारी एनर्जी एमिट कर रहा है, पूरा मतलब सोलर सिस्टम में लाइट लाइट हो रही है, तो वो जो सन कुछ मिनट में एनर्जी एमिट करेगा ना, उतनी सारी एनर्जी एक सेकंड में ऐसे उस एक्सप्लोजन में निकल जाती है। जैसे ही आप तो मतलब इसका इसका ये मतलब बनता है कि जैसे ही थॉर अपने हैमर के पास आएगा, मतलब थॉर अपना हैमर ऐसे न्यूट्रॉन स्टार से हटाएगा, इतना ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा कि थॉर का मतलब चिकन नगेट बन जाएगा, और बिल्कुल फ्राई हो जाएगा और जल जाए, जल के मर जाएगा। तो इसलिए ये एक वायबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑल्दो कि ये जस्टिफाई करता है कि अगर थॉर का हैमर न्यूट्रॉन स्टार से बना होता तो उसका मतलब उसका वजन 300 बिलियन एलिफेंट्स जितना होता। तो एक एलिफेंट इतना भारी होता है, अगर थॉर का हैमर जितना न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल लोगे तो वो 300 बिलियन एलिमेंट्स, मतलब 3000 करोड़ एलिफेंट्स जितना वेट होगा उसका, है ना। फिफ्थ एंड द लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द यूनिवर्स, जिससे हम अपनी वर्कशॉप कंक्लूड कर देंगे, उसका नाम होता है द इंटरस्टेलर पब। तो ये थोड़ा सा मतलब बड़ो वाला फैक्ट है। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्स में हमें एक ऐसा क्लाउड मिला है जो कम्प्लीटली अल्कोहल से बना है। तो इट इज अ क्लाउड, मतलब जो हमारे यूनिवर्स से 1000 टाइम्स बड़ा है, और वो क्लाउड सिर्फ अल्कोहल से बना है। जो मतलब लोग ड्रिंक्स पीते हैं वो अल्कोहल से, पूरा एक इतना बड़ा क्लाउड सिर्फ अल्कोहल से ही बना है। पर वो क्लाउड हमसे बहुत दूर है, हमें ऐसे 58 क्वाड्रिलियन माइल्स, इतना बड़ा नंबर ट्रैवल करके पहुंचना पड़ेगा। तो अगर हम स्पीड ऑफ द लाइट से भी जाएंगे तो भी हमें 10,000 साल लग जाएंगे उस क्लाउड तक पहुंचने में, इसलिए कुछ फायदा है नहीं उस क्लाउड का हमारे लिए। तो इसके साथ हमारा क्रेजी फैक्ट्स वाला पार्ट भी खत्म होता है। तो हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया, तो इसके साथ हम वर्कशॉप खत्म करते हैं। इफ यू हैव मतलब वर्कशॉप का थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्विज सेशन होगा जिसमें हम कहूट पे क्विज करेंगे। कहूट के लिए बस आप दोनों एक वो क्या करना कि ना, एक वो सेकंड डिवाइस रख लेना। जैसे अभी आप एक लैपटॉप या फोन पे हो, तो आप एक और डिवाइस भी रख लेना, उससे थोड़ा आसानी होगी वो क्विज खेलने में। एक वेबसाइट कहूट वाली पे होता है। जैसे एक सेकंड, आई थिंक देयर इज एन अनसाइंड पार्ट। राइट, या तो कहूट पे हमें क्विज करेंगे, बहुत छोटा सा क्विज होगा, उसमें ज्यादा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ही है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे। आपको बस वहीं अपने फोन में बटन दबाना होगा, उससे मार्क हो जाएंगे। ऐसा कुछ टेस्ट वगैरह नहीं है, बस मजे करने के लिए क्विज खेलेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए, हम आंसर करेंगे और उसके बाद हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर द सेशन। आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू एंजॉयड द Sir, सेशन। या हारमोन, या sir, but I have only one device. अच्छा, आपके पास ऐसे मदर के पास कोई और दूसरा फोन नहीं है? अगर नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस डिवाइस पे भी खेल सकते हो। No, sir, ये मम्मा का ही फोन है, पापा है नहीं।
अभी। अच्छा, हाँ नो प्रॉब्लम, आप किसी डिवाइस पे खेल लेना। आप क्या करना कि एक दूसरे वाले अपना मतलब गूगल खोलना उसमें, और गूगल में आप कहूट पे आ जाना, है ना। जब आप कहूट पे आ जाओगे तो फिर आपकी स्क्रीन पे ऐसे वो ऑप्शंस दिखा रहा होगा, पर अच्छा नहीं, उससे मुश्किल हो जाएगी। नहीं, वो ऐसा होता है कहूट में, ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होता है और आपको अपने फोन पे मार्क करना होता है, तो इसलिए उसके लिए दो डिवाइस सही होते हैं। ऐसे कुछ हो नहीं सकता कि आपका फोन अरेंज हो जाए सिर्फ उस एक दिन के लिए? सर आई विल ट्राई। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर क्विज नहीं भी खेल पाते तो उसके बाद आपके साथ में क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करूंगा ही बाद में, तो उस टाइम आप मेरे को आंसर बता देना कि आपको क्या लग रहा है ना। या फिर आपको सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप उस रिकॉर्डिंग में जाके भी देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन थे। ऑलराइट हरमन? ओके सर। Okay, great. So with this, we come to an end for the theory part of the workshop. I thank you all for joining, and I hope you all had a great time.